12वीं कक्षा में एक ऐसा साइलेंट किलर बैठा है जो टॉपर्स बच्चों की भी 10 नंबर खा जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूरे में से पूरे अंक लाना तब तक असंभव है जब तक कि आपने डेट्स अच्छे से याद नहीं की है। क्या आपको यूएन, क्या आपको सुरक्षा परिषद, क्या आपको आसियान, क्या आपको सार्क जैसे महत्वपूर्ण संगठनों की डेट, इनके मुख्यालय याद नहीं होते हैं? तो ये मास्टर क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी है। सभी तिथियां, सभी तथ्य, सभी फैक्ट्स आज मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। रटना छोड़िए, समझना शुरू कीजिए, जिससे आप एग्जाम हॉल में एक भी डेट, एक भी संगठन के तथ्य ना भूलो। हेलो बच्चों, मैं हूं दिनेश। स्वागत करता हूं आपका अरिविहान एमपी बोर्ड आर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे। आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि है महत्वपूर्ण तिथियां, महत्वपूर्ण डेट्स, महत्वपूर्ण समय और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वो है संगठन, उससे वाकिफ कराने वाला हूं। उनसे आपको बहुत बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। और एक और बात, ये जो तिथियां हैं, ये जो संगठन है, ये क्या है, बार बार चाहे सही विकल्प हो, चाहे खालिस्तान हो, चाहे आपके सत्य असत्य हो, चाहे एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न हो, सही जोड़ियां हो, सब में कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं। 5 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, कम नहीं है। 5 से 10 क्वेश्चन के नंबर्स के बीच में आपको यहाँ पे इनका वेटेज देखने को मिलेगा। तो बताओ मुझे, क्या 5 से 10 क्वेश्चन या 5 से 10 नंबर आप वेस्ट जाने दोगे? नहीं जाने देंगे सर, बिल्कुल नहीं जाने देना है, क्योंकि 80 में से 75 लाना है। तो 5 से 10 नंबर ऐसे कट जाएंगे तो कैसे आएंगे फिर? 75 नंबर कैसे आएंगे हमारे? तो हमें यहाँ पे इतने अच्छे से, इतने बेहतरीन तरीके से इन तिथियों को और इन संगठनों की स्थापना, इनके मुख्यालय, इनके सदस्य देश, इनके अलग अलग जो कार्य हैं, उनको थोड़ा सा देखना है। अगर ये कर लिया तो हमारा जो बहुत अच्छा एक श्योरिटी है ना 10 अंक की, 10 मार्क्स की, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस बेहतरीन से सेशन में, जिसमें मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका टीचर दिनेश आपको राजनीति शास्त्र की महत्वपूर्ण तिथियां, महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जिनको आपको अभी यहाँ पे याद कर लेना है। तो चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ये लिखोगे नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि याद भी नहीं होगा। तो लिखते जाना है, क्योंकि जब एग्जाम देने जाते हैं ना सेंटर के पहले जो पढ़ते हैं फटाफट कि सर जल्दी जल्दी याद कर ले, याद कर ले, ये कर ले, वो कर ले, तो तब यही सब पढ़ना है आपको, तब यही चीजें याद करना है। तो वहां पे आपको ये लिखी हुई चीजें आपको काम देंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पॉइंट है यहाँ पे, टॉपिक है महत्वपूर्ण तिथियां और संगठन, जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उठाएंगे बुक नंबर 1, किताब नंबर 1। किताब नंबर 1 आपको पता है हमारी है समकालीन विश्व राजनीति। समकालीन विश्व राजनीति नाम की पहली किताब में हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण तिथियां, महत्वपूर्ण संगठन देखने को मिलेंगे, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा यहाँ पे जो चैप्टर है, आपको पता है हमारा चैप्टर कौन सा है? शीत युद्ध का दौर और दो ध्रुवीयता का अंत। शीत युद्ध के दौर और दो ध्रुवीयता का अंत, एक आपको पता है पहले शीत युद्ध का दौर वाला ये चैप्टर कहलाता था, अब इसको दो ध्रुवीयता का अंत कहते हैं। इस चैप्टर से कौन सी महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो आपको याद ही कर लेना है? वो पिछले पुराने पेपर्स में भी पूछी गई हैं और इस बार भी शायद पूछी जा सकती हैं, तो आप याद कर लो, ठीक है मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे 1945 की तिथि से। आपको पता है 1945 को क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, स्थापना तो हो गई संयुक्त राष्ट्र संघ की, लेकिन इसके बाद कुछ और चीजें भी होती हैं, आपको मैं बताऊंगा। 24 अक्टूबर के दिन 1945 के दिन, 24 अक्टूबर 1945 के दिन क्या बनता है? संयुक्त राष्ट्र संघ बनता है। उसके बाद 1961 की तारीख आपको पता होना चाहिए, रटी होनी चाहिए। इस दिन क्या बनी थी? बर्लिन की दीवार। आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ, और शीत युद्ध के दौर के बाद क्या होता है? एक सोवियत संघ और एक अमेरिका का गुट, या सोवियत संघ का गुट और एक अमेरिका का गुट बनता है। तो एक सोवियत संघ कहता है समाजवादी बनाना है पूरी दुनिया को, और अमेरिका कहता है नहीं, क्या बनाना है? क्या बनाना है? समाजवादी नहीं बनाना है, पूंजीवादी बनाना है। तो बर्लिन, जर्मनी शहर को उन्होंने, जर्मनी के बर्लिन शहर को उन्होंने 2 टुकड़ों में बांटने का काम किया और 150 किलोमीटर लंबी दीवार बना दी 1961 में। वो आपको याद रखना है, शीत युद्ध का प्रतीक मानी जाती है बर्लिन की दीवार, ठीक है। इसके बाद है 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट। शीत युद्ध का यह चरम बिंदु माना जाता है। इस तारीख को यहाँ पे क्यूबा में मिसाइल संकट पैदा हुआ था। क्यों, क्या हुआ था? रूस या सोवियत ने क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दी अपनी, वो भी नाभिकीय परमाणु बम की मिसाइल है।
तो ये मिसाइलें अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं चुनौती थी। तो चुनौती एक प्रकार से अमेरिका और रूस आमने सामने आ गए, युद्ध जैसी स्थिति बनने की हो गई थी। लेकिन वापस से बाद में उसने सोवियत ने वापस अपनी मिसाइलें बुला ली। तो संकट तो पैदा हो गया था ये, लेकिन ठीक हो गया। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव का उदय और ग्लासनोस्ट यानी खुलापन और पेरेस्ट्रोइका पुनर्गठन की शुरुआत होती है। तो ये भी आप लोग याद रखना, ये मिखाइल गोर्बाचेव सुधारों को लेकर के ये लेके आया था इसको, ठीक है। 1989 में बर्लिन की दीवार का गिरना और साम्यवाद का पतन, एक प्रकार से शीत युद्ध की जो है समाप्ति की शुरुआत हो जाती है। और 1991 में जब ये इसका सोवियत संघ का विघटन होता है तो शीत युद्ध का दौर खत्म हो जाता है, दो ध्रुवीयता का अंत हो जाता है। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि बर्लिन की दीवार बनी थी 1961 में, 1989 में गिरा दी गई, ठीक है। कितने साल बाद? 28 साल बाद। 1991 दिसंबर में सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसका औपचारिक विघटन हो गया और रूस उत्तराधिकारी बन जाता है। क्या बन जाता है? रूस उत्तराधिकारी बन जाता है, ठीक है। ऐसे हमें अलग अलग डेट्स याद होना चाहिए। फिर शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या है? अब आपको देखो, शॉक थेरेपी की कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के पुनर्निर्माण के लिए इस सोवियत संघ में शामिल देशों को पैसा देने के लिए, इनका विकास के लिए पैसा बांटने के लिए इनको कुछ शर्तें बोली थी, कुछ यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन बोली थी कि आपको ये करना पड़ेगा, सुधार करने पड़ेंगे। शॉक थेरेपी के माध्यम से वो सुधार करवाए। तो साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर दर्दनाक संक्रमण को ही हम शॉक थेरेपी कहते हैं, जो कि 1991 के बाद हुआ। जब सोवियत संघ टूट जाता है तो क्या बनता है? फिर सोवियत संघ के टूटने के बाद यहाँ पे स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनता है, CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। याद रखना, ये आपको एग्जाम में बार बार देखा जाएगा, देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो संगठन है, ये संगठन जो है ये क्या है? ऐसा संगठन है जो बहुत कम पूछा गया है, तो हमें ज्यादा लोड नहीं लेना है इसका कि ये क्या है, CIS, राष्ट्रकुल क्या है। बस सोवियत संघ टूटा, सोवियत संघ टूटने के बाद कुछ देशों ने उस संघ से निकल के, सोवियत संघ से निकल के एक नया राष्ट्रकुल बनाया था, उसको CIS कहते हैं। उसे मुख्य रूप से यहाँ पे 8 दिसंबर 1991 में ये बना था। ये रूस, यूक्रेन, बेलारूस द्वारा ये गठित किया गया था, ठीक है। रूस, यूक्रेन और बेलारूस के द्वारा मिलकर के ये गठित किया गया था, इसलिए आपको इसको बिल्कुल रटा होना चाहिए, याद होना ही चाहिए ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मुख्यालय कहाँ है इसका? मिन्स्क या बेलारूस में है। मुख्यालय कहाँ है इसका? मिन्स्क या बेलारूस में है। उद्देश्य क्या है? विघटन के बाद पूर्व सोवियत गणराज्यों के बीच में आर्थिक और सुरक्षा समन्वय करने के लिए इसका उद्देश्य हमने देखा है। और बाल्टिक देश या बाल्टिक राष्ट्र एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया CIS में शामिल ना होकर के नाटो और यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यह स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल हो जाता है। इस तरीके से हमें इसका एक फैक्ट याद होना चाहिए। और डेट्स देखते हैं सर, और डेट्स कौन सी है जो महत्वपूर्ण रूप से पूछी जा सकती हैं? देखो, महत्वपूर्ण रूप से आपको सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यूरोप और एशिया की सत्ता के जो वैकल्पिक केंद्र है, इस वाले चैप्टर से क्या मिल जाएंगे आपको डेट वाले प्रश्न। 1948 में मार्शल प्लान के तहत OEEC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक ऑपरेशन यानी कि यूरोपीय आर्थिक जो है सहयोग परिषद या सहयोग संगठन, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, इसको हिंदी में बोलेंगे यूरोपीय, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, ठीक है। तो इस नाम से ये जाना जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे मार्शल प्लान के तहत इसका गठन किया गया, इसकी स्थापना की गई, कब? 1948 में की गई थी। फिर उसके बाद 1967 में आपको एक संगठन के बारे में पता होना चाहिए, आसियान। आसियान मतलब क्या? एक संगठन है, आसियान है, एसोसिएशन फॉर ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना होती है बैंकॉक घोषणा के माध्यम से, इसकी स्थापना होती है। और आसियान शैली, सहयोगपूर्ण कार्य प्रसिद्धि यहाँ पे, या फिर इसकी आसियान शैली जो है, इसका जो है शुरुआत हो जाती है। मतलब ये कहने की बात है कि आसियान 1967 में बना और उसके बाद कुछ समय बाद आसियान शैली भी अपनाई गई थी। तो आसियान और आसियान शैली की शुरुआत कब होती है? 1967 में होती है। बस साउथ ईस्ट एशियन नेशन जैसे कि फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, बैंकॉक, बैंकॉक उसकी राजधानी है, ठीक है, थाईलैंड की। और उसके अलावा जैसे लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई, ठीक है, इन सबको मिलाकर के यहाँ पे कौन सा एक संगठन बनता है? ऐसे 10 देश हैं, इनको मिलाकर बनता है आसियान, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। 1978 में चीन में डेंग जियाओपिंग द्वारा खुले द्वार की नीति, ओपन डोर पॉलिसी कब आई थी चीन में? ओपन डोर पॉलिसी आई थी चीन में 1978 में। क्या थी ओपन डोर पॉलिसी? आपको पता है, जब चीन ने बहुत ज्यादा अकाल, गरीबी, भुखमरी की समस्याएं देखी, आर्थिक प्रगति बिल्कुल रुक गई, तब उसने, वहां के राष्ट्रपति डेंग जियाओपिंग ने एक पॉलिसी लेके आए, खुले द्वार की नीति,
ओपन डोर पॉलिसी, और चीन को यहाँ पे खोल दिया, दरवाजे खोल दिए, कोई भी आकर के चीन में व्यापार करे, वाणिज्य करे, गतिविधियां करे, फैक्ट्री लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। कृषि को भी 1982 में निजीकरण कर देते हैं, 1998 में कर देते हैं उद्योगों का निजीकरण। तो ऐसे चीन में आर्थिक सुधार हुए, आर्थिक सुधारों को ही बोलते हैं खुले द्वार की नीति। उसके बाद 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना होती है मास्ट्रिच की संधि के माध्यम से, और इसका साझा मुद्रा यानी एक यूरो नाम की मुद्रा भी यहाँ पे अपनाई गई, जो कि 2002 में। तो यूरोपियन यूनियन बना मास्ट्रिच की संधि से 1992 में, और यहाँ पे 2002 में उसकी मुद्रा, कौन सी मुद्रा, यूरो अपनाई गई, यूरो, ठीक है। उसके बाद 2006 में समझना, ब्रिक्स नाम का एक संगठन बना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इसका गठन हुआ, और दक्षिण अफ्रीका 2010 में इससे जुड़ गया, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका कब जुड़ गया, 2010 में इससे जुड़ गया, ठीक। तो आपको ये बातें पता होना ही चाहिए। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे समकालीन दक्षिण एशिया और क्षेत्रीय सहयोग। समकालीन दक्षिण एशिया और क्षेत्रीय सहयोग नाम के चैप्टर से क्या प्रश्न बने हैं। इस चैप्टर से आपको मुख्य रूप से 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कब हुआ भारत पाकिस्तान का विभाजन, जब आजाद हुए तब विभाजन भी हो गया। 1971 में बांग्लादेश का उदय आपको पूछा जा सकता है। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में, उसी के बाद बांग्लादेश नाम का एक नया राष्ट्र बनता है पूर्वी पाकिस्तान से। 1985 में सार्क नाम का संगठन है, आपको पता होना चाहिए, ये सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन मतलब दक्षिण एशियाई देशों का संगठन जो है किसके लिए, क्षेत्रीय सहयोग के लिए, ठीक है। क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है जो यहाँ पे बनाया गया है। कहाँ बनाया गया ये, 1985 में काठमांडू नेपाल में बनाया गया है। 2004 में साफ्टा नाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यापार समझौता होता है इन्हीं सार्क देशों के बीच में। इन सार्क देशों में कितने देश हैं, 8 देश हैं। कौन कौन से देश हैं ये आपको याद होना चाहिए। 8 देश होते हैं, एक अफगानिस्तान, एक यहाँ पे पाकिस्तान, एक होता है भारत, 3 हो गए हैं। चौथा यहाँ पे नेपाल, 5वां भूटान, 6वां यहाँ पे हो जाएगा बांग्लादेश, 7वां म्यांमार, 8वां म्यांमार नहीं है, 7वां यहाँ पे श्रीलंका, 8वां यहाँ पे मालदीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8 देश इसमें हो जाते हैं। 8 देश फिर से बता रहा हूं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये वो देश हैं जो इसमें शामिल हैं। किसमें, इस सार्क नाम के संगठन में, जिसका मुख्यालय कहाँ है, 1985 में मुख्यालय बनाया गया काठमांडू में, ठीक है। साफ्टा नाम का, इन्हीं देशों के बीच में साफ्टा नाम का एक व्यापार समझौता होता है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, इस पर हस्ताक्षर हुए। मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है इसको, मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड एरिया। संघर्ष इसमें देखो, इस एरिया में दक्षिण एशिया में बहुत सारे संघर्ष भी होते हैं। कश्मीर मुद्दे को लेकर के भारत पाकिस्तान के बीच में, श्रीलंका में लिट्टी को लेकर के वहां के तमिल और सिंगलियों के बीच में, और जल विवाद को लेकर के सिंधु विवाद जो है हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में, गंगा का विवाद हमारा भारत और बांग्लादेश के बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे डिस्कशन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र और अन्य। अब अगला टॉपिक आता है ये वाला, कौन सा, यूएन वाला। अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे यूएन हो गए हैं, संयुक्त राष्ट्र हो गए हैं और अन्य संगठन हो गए हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो यूएन जो संगठन है ये कब बना, तो 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को बना। अब मैं कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन बताऊंगा जो यहाँ से जुड़े हुए हैं। कहाँ से जुड़े हुए हैं, इस पहली किताब से जुड़े हुए हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको पढ़ ही लेना है। कौन से हैं संगठन, जैसे यूएन तो है ही, हम पढ़ते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को बना है और भारत 30 अक्टूबर 1945 को मेंबर बना है। भारत कब मेंबर बना है इसमें, 30 अक्टूबर 1945 को। तो 2 बातें इसमें आप याद रख लेना, 2 बातें इसमें याद रख ही लेना है। 30 अक्टूबर को 1945 को कौन इसमें शामिल होता है, तो भारत इसमें शामिल होता है। यूएन कब बना है, तो 24 अक्टूबर को, 6 दिन बाद भारत इसमें शामिल होता है, ठीक है। और 24 अक्टूबर के दिन ही हम क्या बनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस, ठीक है। 24 अक्टूबर के दिन हम क्या बनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस, ठीक, ये हो गया। अब सुरक्षा परिषद के बारे में देखते हैं। 5 स्थायी P5 वीटो पावर और 10 अस्थायी सदस्य इसके होते हैं। इसी यूएन के अंतर्गत एक सुरक्षा परिषद है। यूएन के कितने अंग है, 6 अंग है इसके। यूनाइटेड नेशन के कितने अंग है, 6 अंग है, उसमें से एक अंग है सुरक्षा परिषद का। उसमें 15 देश हैं, 15 देशों में से 5 देश होते हैं परमानेंट, 5 यानी परमानेंट यानी स्थायी होते हैं, जो इनके पास एक ताकत होती है वीटो पावर की, और 10 होते हैं नॉन परमानेंट जो अस्थायी होते हैं, जो 2 साल के लिए रहते हैं, 2 साल बाद नए आ जाते हैं उनकी जगह पे। फिर 1995 में विश्व व्यापार संगठन भी पूछा जाता है आपसे, मराकेश समझौते के माध्यम से बना है 1995 में। और गैट नाम का जो समझौता था पहले,
उसको हटा करके ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO बना है। एनजीओ, एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट वॉच, मानव अधिकार के रक्षक। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में पूछा गया है, मतलब एक मानव अधिकार संगठन या मानव अधिकारों की सुरक्षा करने वाला संगठन जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, तो वो भी आप याद रखो, ये एनजीओ नाम के संगठन भी जरूरी है। कौन है? तो ऐसा एग्जाम में आ जाएगा कि इनमें से जो ये एनजीओ है वो कौन सा है, ये एक नंबर में आ जाएगा। तो उसमें ऑप्शन होगा यूएन, सुरक्षा परिषद, WTO या एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो क्या टिक करोगे? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ या फिर गैर सरकारी संगठन है। फिर IMF, वर्ल्ड बैंक वैश्विक अर्थव्यवस्था के नियामक है और दोनों की स्थापना कब होती है? IMF, वर्ल्ड बैंक की 1944 के आसपास, 1944 के आसपास कहाँ होती है? इनका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में है। ठीक है, वाशिंगटन में इनका मुख्यालय देखने को मिलेगा। वाशिंगटन DC कहाँ है? अमेरिका में। तो अमेरिका में इनका मुख्यालय मिलेगा। वो करते क्या है? वित्त का यहाँ पे सहयोग करते हैं, वित्त देते हैं, पैसा देते हैं, ऋण देते हैं, अनुदान देते हैं। ठीक है, अनुदान देता है विश्व बैंक, IMF देता है ऋण। चलो इसके बाद अब देखते हैं सुरक्षा, वैश्विक सुरक्षा और पर्यावरण से क्या क्या चीजें पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं। सुरक्षा के दो रूप बार बार पूछे जा सकते हैं। तो सैन्य खतरा वाला सुरक्षा पारंपरिक होता है, अपारंपरिक होता है मानवीय और महामारी गरीबी वाला। अब आपको यहाँ पे संधियां पूछी जा सकती हैं अच्छे से। सुरक्षा वाले टॉपिक में संधियों की डेट आपसे, तिथियां वगैरह आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे NPT नाम की संधि, नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी, कब हुई है? नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी कब हुई है? इसको बोलते हैं परमाणु अप्रसार संधि। क्या बोलते हैं इसको? यहां बता देता हूं, परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है। तो परमाणु अप्रसार संधि यहाँ पे किसके बीच में, किन देशों के बीच में? उन देशों के बीच में जिन्होंने परमाणु बम बनाए हैं। अब परमाणु का अप्रसार करेंगे, परमाणु को फैलाएंगे नहीं, अप्रसार, उसको नियंत्रित करेंगे। फिर ये एक BWC, बायोलॉजिकल वेपन डिमांड, इसको बोलते हैं जैविक हथियार संधि या फिर कन्वेंशन। तो ये हुई है 1972 में। एक हुई है CWC, जो हुई है यहाँ पे केमिकल वेपन कन्वेंशन, रासायनिक हथियारों की संधि है, जो 1992 में हुई है। अब पर्यावरण से जुड़े हुए अलग अलग जो संगठन है, और अलग अलग जो डेट है, दिनांक है, वो आपको और अच्छे से पता होना चाहिए। स्टॉकहोम सम्मेलन पहला सम्मेलन है जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए हुआ है 1972 में। 1992 में रियो सम्मेलन यानी पृथ्वी सम्मेलन हुआ है, जिसमें हमने एजेंडा 21 डिसाइड किया था। कहाँ हुआ है ये? रियो, ब्राजील में हुआ है। ठीक है, पूछा जा सकता है ब्राजील में कहाँ हुआ है, तो ब्राजील में। और स्टॉकहोम कहाँ हुआ है सम्मेलन? तो ये स्वीडन में हुआ है, स्वीडन में। ठीक है, फिर उसके बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों की कटौती। अच्छा, एजेंडा 21 में टिकाऊ विकास की बात की गई है। टिकाऊ विकास या धारणीय विकास, टिकाऊ विकास लिखा जाए या सतत विकास लिखा जाए, एक ही बात है। सतत विकास या टिकाऊ विकास एक ही बात है, तो आप इनको याद कर लेना। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आप आया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था? ग्रीन हाउस गैसों के निस्सर्जन में कमी लाने का काम किया था। और एक और बात, ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ कहाँ है? तो ये जापान में हुआ है। कहाँ पे? जापान में। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ? जापान में। जापान में क्योटो नाम की जगह है, वहां पे हुआ। 2015 में पेरिस जलवायु समझौता हुआ, और पेरिस जलवायु समझौते के माध्यम से भी यहाँ पे क्या किया गया? पर्यावरण संरक्षण को लेकर के अलग अलग समझौते किए गए। और पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में है। ठीक है, तो 1972 स्टॉकहोम, 1992 पृथ्वी सम्मेलन रियो का, 1997 क्योटो प्रोटोकॉल, 2015 पेरिस जलवायु समझौता। अब आ जाती है हमारी बुक नंबर 2। ठीक है, बुक नंबर 1 हमने खत्म कर दी है। अब आ जाती है हमारी बुक नंबर 2। बुक नंबर 2 के बारे में भी अब डिस्कस करेंगे। देखो, बुक नंबर 2 का नाम क्या है? बुक नंबर 2 का नाम क्या है? स्वतंत्र भारत में राजनीति। स्वतंत्र भारत में राजनीति जो है, ये हमारी बुक नंबर 2 है। इसकी महत्वपूर्ण डेट्स हम देखते हैं। अब महत्वपूर्ण डेट्स कौन कौन सी हैं जो यहां से पूछी जा सकती हैं। देखो, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, पहला चैप्टर 1947 से 1955 तक के बीच में कौन कौन सी डेट है, बहुत महत्वपूर्ण है। 14-15 अगस्त 1947 के दिन, हमें पता है, संविधान सभा के अंदर हमारे एक बहुत बड़े नेता नेहरू जी ने एक भाषण दिया था। क्या नाम था उसका? भाग्यवधु से चिर परिचित भेंट। ये नेहरू जी का भाषण था, इस नाम से जाना जाता है। तो आपसे डेट भी पूछ सकता है, कब आया था ये। दूसरा आपसे पूछ सकता है उनकी 3 चुनौतियां जो उन्होंने बताई थी, एकता, लोकतंत्र और विकास की चुनौती, वो तो है ही। पूछ सकता है ये 3 चुनौतियों का जो भाषण है कब दिया था? तो ये 1947 में दिया था। कहाँ दिया था? तो संविधान सभा में दिया था। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं आजादी के बाद। ठीक है, विलय, तो विलय को लेकर के सरदार पटेल ने 565 रजवाड़ों का विलय किया, और किसके माध्यम से? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि एक्सेशन। ठीक है, इसको एक्सेशन कहेंगे, एक्सेशन। ठीक है,
इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन यहाँ पे कहा जाएगा इसको, तो मैं ठीक कर देता हूं, तो आप इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन के माध्यम से भारत में विलय होता है अलग अलग रियासतों का। 1953 में अलग अलग राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 1953 में। तो सुन लो ध्यान से, 1953 में तो राज्य पुनर्गठन आयोग बना। ठीक है, क्या बना? राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, ये हमें पता है, याद कर लिया। इसके बाद काम की बात ये भी है कि राज्य पुनर्गठन जब आयोग बन जाता है तो उसका एक महत्वपूर्ण ये बात है कि उस सिफारिशें कब देता है? तो 1955 में उसने क्या दिया? सिफारिशें दी। ठीक है, सिफारिशें भी याद रखना। सिफारिशें देने के बाद उसने क्या किया? सिफारिशें देने के बाद 1956 में उसने क्या किया? अब सरकार क्या करेगी? राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम लाएगी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाएगी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? ये आया 1956 में। ठीक है, और इसी के माध्यम से हमारे देश में 14 राज्य बने, और हमारे देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ऐसे आपको याद होना चाहिए, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें डेट्स और याद होना चाहिए। उसके बाद अब आगे है एक दल के प्रभुत्व का दौर और चुनावी राजनीति। इससे क्या क्वेश्चन बने हैं? एक दल के प्रभुत्व के दौर से तो 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना, और प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। तो ये 1950 में हमारे देश में चुनाव आयोग बनता है। कब बनता है चुनाव आयोग? 24 जनवरी, पूरा अगर डेट आपको याद करना है तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगर लेकिन सिर्फ सन याद करना हो तो 1950 बस बोल देना, बाकी क्या पता 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी रख दें तो आप कंफ्यूज आओगे, तो 24 जनवरी याद रखना। 1952, 1957, 1962 में पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का दबदबा रहा। 1957 में केरल में पहली लोकतांत्रिक कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट सरकार EMS नंबूदरी पाद की सरकार बनी। ये पूछ सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार भारत में पहली बार कब बनी, या दुनिया में पहली कम्युनिस्ट सरकार कहाँ बनती है? तो भारत में ही बनती है, और वो भी कहाँ पे? लोकतांत्रिक ढंग से बनती है, भारत में केरल में बनती है, 1957 में बनती है, और कांग्रेस पार्टी को हरा करके बनती है। ठीक है, उसके बाद विपक्षी दलों की बात करें तो विपक्षी दल जैसे भारतीय जनसंघ कब बना? 1951 में बना। स्वतंत्र पार्टी कब बनी? 1959 में बनी। तो ये हमने देख लिया है। इसके बाद नियोजित विकास को लेकर के क्या क्या यहाँ पे प्रश्न बने हो, आर्थिक नीतियों को लेकर के, तो 1950 मार्च महीने में योजना आयोग का गठन होता है। तो पूछ सकता है योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में मार्च महीने में। ठीक है, उसके बाद 2015 में ये नीति आयोग बनता है। क्या बनता है? 2015 में नीति आयोग। कौन? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनता है। ठीक है, प्रथम योजना जो पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि पर जोर देती है। KN राज उसके क्या थे? निर्धारण करता थे या योजनाकार थे। पहली योजना कब आई? पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। KN राज उसके रणनीतिकार थे। ठीक है, उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक आई। इसे भारी उद्योगों पर ध्यान दिया गया। PC महालनोबिस इसके क्या थे? रणनीतिकार थे, योजनाकार थे। उसके बाद आई श्वेत क्रांति, वर्गीज कुरियन लेके आते हैं अमूल मॉडल। आपको याद होना चाहिए, श्वेत क्रांति 1970 के दशक में आई थी, और इसको कौन लाते हैं? वर्गीज कुरियन। ठीक है, हरित क्रांति 1960 के दशक में, और श्वेत क्रांति 1970 के दशक में। ठीक है, इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हो, 1970 के दशक में कौन आई? श्वेत क्रांति, यानी दुग्ध उत्पादन हुआ। और हरित क्रांति कृषि उत्पादन को लेकर के, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता को लेकर के जो क्रांति आई वो 1960 के दशक में आई। और कौन इसमें मुख्य प्रतिपादक थे, योगदान करता थे? तो MS स्वामीनाथन, और इसमें श्वेत क्रांति में वर्गीज कुरियन। ठीक, ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अब आता है भारत के विदेश संबंध। ठीक है, भारत के विदेश संबंध नेहरू से मोदी युग के बीच में, और विदेश संबंध में कौन कौन सी एक्टिविटीज हुई वो आपको याद रखना है। तो नेहरू जी ने 1954 में पंचशील समझौता साइन किया भारत और चीन के बीच में, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, और ये हिंदी चीनी भाई भाई का नारा इसी पंचशील समझौते से जुड़ा हुआ है। भारत की तरफ से नेहरू जी ने बोला हम यानी भारत, और जो हिंद है यानी भारत है यानी हम है, और चीनी जो लोग हैं उनके बीच में भाई भाई का रिश्ता है। ये पंचशील समझौते में बोला था, और कब हुआ था? 1954 में भी हुआ था, भारत और चीन के बीच में। 1961 में यहाँ पे गुटनिरपेक्ष आंदोलन होता है, नेम। ठीक है, नेम मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसका पहला शिखर सम्मेलन होता है बेलग्रेड में। ये कब होता है? 1961 में होता है। ठीक है, उसके बाद युद्ध अलग अलग हुए हैं, उनकी डेट भी आपसे पूछी जा सकती है। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। उसके बाद 1965 में किसके बीच में युद्ध हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ युद्ध। 1966 में अगले साल ताशकंद समझौता होता है, ये पूछ सकता है आपसे।
1971 में बांग्लादेश युद्ध हुआ। 1972 में शिमला समझौते से इसको रोका गया, मतलब इसमें समझौता किया गया। 1999 में यहाँ पे कारगिल संघर्ष हुआ और 1999 के आसपास ही 98 के आसपास, यहाँ पे एक और बात आपको पता होना चाहिए, 1998 में ही हमने क्या किया, हाँ ये देखो, ऑपरेशन शक्ति से हमने क्या किया, परमाणु परीक्षण किया। तो परमाणु परीक्षण को लेकर के दोनों डेट फिर से मैं लिख देता हूं, परमाणु परीक्षण वाली दोनों डेट है, ठीक है। तो परमाणु परीक्षण आपको पता होना चाहिए, हमारे देश में परमाणु परीक्षण हुए हैं 2 बार। पहला हुआ है हमारा कब, 1974 में, और दूसरा हुआ है, ये पहला वाला है, और दूसरा वाला हुआ है 1998 में, ठीक है। पहले का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा नाम है। और दूसरे वाले का नाम यहाँ पे हो जाएगा क्या, दूसरे वाले का ऑपरेशन शक्ति। पहला जो किया गया था वो किया गया था इंदिरा के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा, और दूसरा किया गया है किनके काल में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में, ठीक है। इंदिरा गांधी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी जी और इंदिरा जी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो इनको, ठीक है। और क्या है यहाँ पे तो देखो 1974 में इसका रणनीतिक और ऊर्जा के उत्पादन को लेकर के हमने परीक्षण किया था, लेकिन 1998 में हमने वाकई उसको सैन्य क्षमता विकसित करने के लिए इसका ऑपरेशन का परीक्षण किया था, ठीक है। उसके बाद आता है कांग्रेस प्रणाली और संकट और पुनर्स्थापना को लेकर के प्रश्न। 1964 और 1966 के बीच में नेहरू और शास्त्री जी का निधन हो जाता है, तो उसके बाद 1967 में फिर 66-67 में कौन आ जाती है, इंदिरा गांधी आ जाती है। तो इंदिरा गांधी को लेकर के थोड़ा सा कुछ लोग कहीं की परेशान रहते हैं कि ये हमारे हिसाब से नहीं चल रही, अपने हिसाब से काम कर रही है, जो कि गलत है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद क्या होता है, कांग्रेस जो है धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाएगी और कांग्रेस में छोटे छोटे सिंडिकेट या आंतरिक गुट बनने लग जाएंगे। तो 1967 में कांग्रेस पार्टी हारने लगेगी, बहुमत कम मिलेगा, तो कांग्रेस के प्रभुत्व का जो दौर है वो खत्म होगा, तो राजनीतिक भूकंप कहलाएगा। तो राजनीतिक भूकंप 9 राज्यों में कांग्रेस की हार भी हो गई और कांग्रेस यहाँ पे कमजोर पार्टी के रूप में सामने आई, तो वो कहलाएगा राजनीतिक भूकंप, ठीक है। कब आया, 1967 में आया। 1969 में कांग्रेस का ऐतिहासिक विभाजन हो गया, इंडिकेट बनाम सिंडिकेट, इंडिकेट और सिंडिकेट के बीच में कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर का विभाजन हो जाता है। 1971 में अब विपक्षी पार्टियां नारा देती हैं इंदिरा हटाओ, इंदिरा गांधी नारा देती हैं गरीबी हटाओ, ठीक है। तो गरीबी हटाओ का नारा 1971 में दिया और इंदिरा गांधी जी का ये जोरदार वापसी यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, आपातकाल को लेकर ये क्या था, तो 1974 में गुजरात नवनिर्माण और बिहार जन आंदोलन जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति की गई। तो पूछा जा सकता है संपूर्ण क्रांति और उसके आसपास जो महत्वपूर्ण अलग अलग छात्र आंदोलन हो रहे थे गुजरात में, कहीं बिहार में, जैसे गुजरात में नवनिर्माण और बिहार में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन। बिहार का आंदोलन कहलाएगा नवनिर्माण का आंदोलन और बिहार का गुजरात का कहलाएगा नवनिर्माण का आंदोलन और बिहार का कहलाएगा संपूर्ण क्रांति का आंदोलन। 1974 में हुए दोनों। 25 जून 1974 को 75 को यहाँ पे अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा हो जाती है, ठीक है। आपातकाल की घोषणा कब होती है, 1975 में, 12 जून 1975 में, 352 आर्टिकल है यहाँ पे। इसके बाद आपातकाल समाप्त कब होता है, 1970 में होता है। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार यानी जनता पार्टी की सरकार बनती है और मोरारजी देसाई यहाँ पे क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। तो ये बात हमारी क्लियर हो जाती है। उसके बाद क्षेत्रीय आकांक्षाओं से क्या प्रश्न बने हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाओं 1980 का दशक, पंजाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। पूछ सकता है ये ऑपरेशन सिंदूर कब चलाया गया, सॉरी ऑपरेशन ब्लू स्टार, माफ कीजिएगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन सिंदूर वगैरह तो ये तो अभी 25 में अगर पूछे जाए तो 25 वाला भी लिंक कर सकते हो आप लोग, अगर मेनली सब्जेक्टिव प्रश्न आए, ठीक है। तो पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन ऐसे ऑपरेशन जो ये ब्लू स्टार है, ऑपरेशन पोलो है, ये भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार आपको याद होना चाहिए 1984 में चलाया गया था। इंदिरा गांधी जी की यहाँ पे हत्या भी हो गई थी इस ऑपरेशन के बाद, क्योंकि ऑपरेशन में था ये कि यहाँ पे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के अंदर छिपे खालिस्तानी आतंकवादियों को मारना। तो मार तो दिया, लेकिन मंदिर बहुत ज्यादा क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, सिखों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची, अकाल तख्त को यहाँ पे ठेस पहुंची, नुकसान हो गया, टूट गया वो। अकाल तख्त टूटना मतलब हमारे सिख धर्म का सबसे बड़ा एक पवित्र जगह का यहाँ पे जो है विध्वंस हो जाना, बर्बाद हो जाना। तो उसमें सिख लोग नाराज होकर के यहाँ पे इनकी हत्या कर देते हैं, ठीक है। असम में बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन हुआ, 1985 में असम समझौता होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। असम में समझौता हुआ जो वो किसके बीच में होता है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री, असम गण परिषद और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बीच में ऐसा समझौता देखने को मिलता है। कश्मीर में 1989 के बाद उग्रवाद और अलगाववाद की चुनौती देखने को मिलती है, वहां पे अब उग्रवाद आ जाएगा, आतंकवाद आ जाएगा।
पूर्वोत्तर राज्य में भाषाई और स्वायत्तता की मांगे उठती हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए, ये डेट वाला ये पॉइंट, ठीक है। उसके बाद भारतीय राजनीति के नए बदलाव से रिलेटेड डेट हमें 1989 से वर्तमान तक की पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। अगर 1989 से 2014 तक की बात करो तो ये समय कौन सा कहलाता है? ये समय कहलाता है भारत में किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, ये गठबंधन का युग कहलाता है। पूछ सकता है इनमें से गठबंधन का युग कौन सा है, तो गठबंधन का युग कौन सा है? 1989 से 2014 का। 2014 के बाद आता है फिर कौन सा पार्टी की सरकार, जहां पे किसी गठबंधन की सरकार नहीं थी, वो थी बीजेपी की, ठीक है। 1990 के बाद मंडल आयोग की सिफारिश, ठीक है, आपको पता है लागू हो गई थी। ओबीसी को आरक्षण मिला, कितना? 27% आरक्षण मिलता है। और ये लागू करवाने वाला कौन था? वीपी सिंह। कौन थे ये? प्रधानमंत्री थे, पीएम वीपी सिंह ने लागू करवाई थी। क्या ये सिफारिशें मंडल आयोग की? 27% आरक्षण हो किसको? ओबीसी को, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे। इसके अलावा और क्या यहाँ पे हो सकता है? 1991 में आर्थिक उदारीकरण आया, उदारवाद, निजीकरण और वैश्वीकरण भी भारत में 1991 में आ जाता है। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, सांप्रदायिकता की चुनौती मिली, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और 2014 और 2019 के बीच में भाजपा एनडीए का उदय और गठबंधन राजनीति के बीच में एक दल की बहुमत की वापसी हो जाती है, ठीक है। तो ये है। अब हमारी कुछ महत्वपूर्ण तारीखें तो हो गई हैं, अब हम करेंगे महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में, ठीक है। बेसिक बात पढ़ेंगे, ज्यादा यहाँ पे जो है बेवजह का यहाँ पे टाइम नहीं लेंगे, जिससे आप जल्दी समय में, कम समय में ज्यादा बातें याद कर पाओ। चलो स्टार्ट करते हैं पहले संगठन से। देखो प्रमुख संगठन में हम मुख्य रूप से बड़े बड़े संगठनों को उठाएंगे जो बार बार एग्जाम में आए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पहले ही बता रहा हूँ जो पीवाईक्यू में प्रश्न रहे हैं, प्रश्नों में रहे हैं, जो पीवाईक्यू प्रश्नों में रहे हैं वही संगठन में आपको बताऊंगा। तो पहला हम यहाँ पे संगठन स्टार्ट करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना? पहले 24 अक्टूबर 1945 को बना। भारत शामिल कब हुआ? 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ, ठीक है। इसमें अंग कौन कौन से हैं? तो पहला अंग है महासभा, दूसरा अंग है इसका सुरक्षा परिषद, तीसरा अंग है इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, चौथा अंग यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे इकोसॉक, ईसीओ, आर्थिक और सामाजिक परिषद, पांचवा लिख लो यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे ट्रस्टीशिप या न्यासिता परिषद, न्यासिता परिषद, और छठवा लिख लो सचिवालय। ये क्या है? 6 अंग हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये कब बने हैं? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के साथ बने, यानी 24 अक्टूबर 1945 को। सब की डेट भी यही रहेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, ये भी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इसके जो प्रमुख पद हैं वो महासचिव हैं, वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव हैं। चलो हो गया, ये हो गया। इसके बाद अब आता है एक महत्वपूर्ण संगठन, वो है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ या यूरोपियन यूनियन 1992 में maastricht की संधि के द्वारा बनाया गया और यूरोप के देशों के बीच में आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण के लिए, मतलब उनके बीच में जो व्यापार है, जो राजनीतिक संबंध है, उनको बनाए रखने के लिए क्या होता है? यूरोप के देश युद्ध के लिए लड़ जाते हैं, आपस में युद्ध वगैरह कर चुके हैं बहुत बड़े पैमाने पे। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप में ही हुए हैं, यूरोप के देश ही लड़े हैं आपस में। तो इसको रोकने के लिए क्या किया उन्होंने? यूरोपीय संघ ही बना लिया। विशेषताएं क्या है? तो साझा मुद्रा इनकी यूरो होगी, 2002 में अपनाई गई। पूछा जा सकता है कि कब अपनाई गई थी? तो 2002 में। इनका अपना झंडा होता है, गान होता है, स्थापना दिवस भी होता है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्थिक शक्तियों के में से एक ये माना जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है आसियान। आसियान के बारे में आपको बिल्कुल रट लो, यहाँ पे इससे प्रश्न सबसे ज्यादा आने की संभावना रहेगी, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सभी फॉर्मेट में प्रश्न पूछ सकता है। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का या एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी साउथ ईस्ट एशियन नेशन का संगठन या एसोसिएशन, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन या समूह, ठीक है। 1967 में बैंकॉक घोषणा, यानी जो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है वहां पे घोषणा हुई थी 1967 में आसियान की, और 5 देशों ने की थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने। अब लेकिन इसमें कुल कितने हो गए? 10 मेंबर हो गए, जिसमें आप इसमें जैसे कंबोडिया, लाओस, ब्रुनेई, ठीक है, ये भी देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे वियतनाम भी है, ठीक है। और कौन सा देश हो जाएगा? यहाँ से कुछ लगभग देश हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास को तेज करना और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता बनाए रखना, ठीक है। बाकी आप इनके देश सभी देख लेना, 10 को 10, और इनका उद्देश्य तो बेसिक सा है, वही आर्थिक विकास करना, एक दूसरे पर निर्भरता बनाए रखना, युद्ध न करना, शांतिपूर्ण रहना, वो सब हो जाएंगे।
आसियान शैली बहुत पूछी जाती है 2 नंबर में, तो पता होना चाहिए अनौपचारिक रूप से और सहयोग कामकाज का तरीका। सहयोग करते हुए एक दूसरे को हम क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, तो वो हो जाता है, वो हो जाता है क्या, वो हो जाता है अनौपचारिक रूप से आसियान शैली का एक स्वरूप। ठीक है, जब हम बिना किसी दिखावे के शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, बातचीत करते हैं और एक दूसरे के साथ एक एक सम्मान की भावना रखते हैं, तो हमारा कहलाएगा अनौपचारिक जो संगठन है, तरीका है आसियान शैली। ठीक है, फिर आएगा यहाँ पे सार्क के बारे में। सार्क क्या है? दक्षिण एशियाई देशों या क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहलाता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहलाता है यहाँ पे सार्क। कब बना? 8 दिसंबर 1985 को बना। 8 दिसंबर 1985 को। आसियान कब बना? 1967 को। सार्क कब बना? 1985 को, 8 दिसंबर 1985 को। ढाका यानी बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना हुई। उसका मुख्यालय किधर है? तो मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। और देश कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान इसके मेंबर हैं। इसका उद्देश्य क्या है? दक्षिण एशिया, वही भारत के आसपास के देश, इन देशों में लोगों का कल्याण करना, बढ़ावा देना और आपसी विश्वास पैदा करना। ठीक है, ये इनका काम हो जाएगा। इसके बाद है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद क्या है? देखो, इसमें मुख्य रूप से 15 देश है। ठीक है, 15 देश है। कुछ देश यहाँ पे स्थायी है, स्थायी मतलब हमेशा रहते हैं, कुछ क्या है? अस्थायी है, यानी बदल जाते हैं। जैसे 5 देश स्थायी हैं और 10 देश अस्थायी हैं। इनके पास वीटो है, पावर है, इनके पास वीटो पावर नहीं है। ठीक है, वीटो पावर नहीं है इनके पास। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। अब P5 में जो देश आते हैं, जो परमानेंट 5 है, जो ऊपर वाले हैं, वो है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। और जिनके पास वीटो पावर है, उसका मतलब ये है कि इनके पास किसी भी प्रस्ताव या किसी फैसले को रोकने की विशेष शक्ति होती है। अगर इन 5 देशों में से कोई एक भी देश बोल देगा ये प्रस्ताव नहीं माना जाएगा या नहीं मानना है, तो वो प्रस्ताव ही रद्द हो जाएगा। मतलब एक की वीटो 4 की वीटो के 4 की मतलब सहमति से कहीं ना कहीं क्या है, ज्यादा ताकतवर है, इसलिए चीजें रिजेक्ट हो जाएंगी। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध रोकना और शांति बनाए रखना इसका मुख्य काम है और निर्णय बाध्यकारी होते ही है इसके। ठीक है, इसके बाद आएगा भारतीय चुनाव आयोग। इसके बारे में और समझ लेते हैं क्या है ये। देखो, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, पूरा याद रखना है, 24 जनवरी 1950 को क्या बना? 1950 को बना भारत का चुनाव आयोग। ठीक है, पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? आयुक्त मतलब कमिश्नर। हमारे चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी, सबसे चीफ ऑफिसर होते हैं चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं उनको। वो कौन थे? पहले वाले सुकुमार सेन। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, मतदाता सूची तैयार करवाना और चुनावी आचार संहिता लागू करवाना इसका मुख्य काम होता है। और भारत जैसे विशाल और अनपढ़ आबादी वाले देश में पहला चुनाव कराना एक बड़ी परीक्षा इसकी थी, फिर भी इन्होंने पूरी कर ली। ठीक है, ये टॉपिक हमारा ये हो जाता है। इसके बाद है राज्य पुनर्गठन आयोग। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं इसके बारे में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ये बना कब था? 1953 में बना था, भारत सरकार द्वारा बनाया जाता है। क्यों बनाया गया था? क्योंकि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग हो रही थी। इस भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को यहाँ पे पूरा करने के लिए और व्यवस्थित सिफारिशों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने बोला कि यहाँ पे फजल अली क्या करेंगे? इसकी अध्यक्षता करेंगे, इसलिए इसको राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल आयोग भी कहते हैं, फजल अली आयोग भी कहते हैं। ठीक है, तो या तो ये लिखा आ जाए या मान लो ऐसा लिखा जाए, फजल अली आयोग। ठीक है, तो भी आप यही समझना है। ठीक है, यही समझोगे कि ये पुनर्गठन आयोग की बात कर रहे हैं, जो कब बना? 1953 में बना है। राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, बट प्रशासनिक चीजों का भी ध्यान रखा जाएगा, तो ये इसने सिफारिश दी थी। परिणाम क्या हुआ? 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम बन गया, पुनर्गठन अधिनियम बन गया और 14 राज्य बने और 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए। ठीक, इसके बाद आता है नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग के बारे में पता चाहिए। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग बनाया गया और इसके अध्यक्ष होते प्रधानमंत्री। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, मतलब राज्य और केंद्र मिलकर के सहयोग के माध्यम से विकास करेंगे। केंद्र ऐसा नहीं कि अपनी मनमानी करेगा या राज्य अपनी मनमानी करेंगे, सब मिलके विकास करेंगे, इसलिए सहभागी यहाँ पे संघवाद को बढ़ावा देता है। रणनीतिक नीति बनाना इसका काम है। बॉटम अप, नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण काम करता है, जहां राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। इसका मतलब क्या है बॉटम अप? मतलब नीचे, जैसे भारत में अलग अलग राज्य हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु साउथ के हैं, नॉर्थ के पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान हो गए हैं। और उत्तर के चले जाओ तो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गए हैं। पूर्वोत्तर के राज्य से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हो जाते हैं।
इन राज्यों में अलग अलग क्या है समस्याएं हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। अगर मान लो हमने एक ही प्रकार का लक्ष्य सबको बोल दिया कि तुम्हें सबको यहाँ पे पानी का संरक्षण करना है, या तुम लोगों को सबको यहाँ पे क्या करना है, सड़कों का विकास ज्यादा करना है, रेलवे का विकास ज्यादा करना है, तो ऐसे में ये चीज सबके लिए पॉसिबल नहीं है। अब नॉर्थ ईस्ट में और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में चले जाओगे तो वहाँ पहाड़ ही पहाड़ है, तो वहाँ पे रेलवे का विकास कैसे हो सकता है। इसलिए प्लानिंग अब ऊपर से मत करो, नीचे से करो। नीचे मतलब देखो क्या चाहिए उनको, उनको रेलवे चाहिए कि पानी चाहिए उनको, या फिर खाने की व्यवस्था चाहिए, इनको रोजगार चाहिए। तो जो उनको चाहिए उस हिसाब से आप उनकी डिमांड देखो और उसको पूरा कर दो। वो होता है यहाँ पे क्या, सहभागी संघवाद, या ये सहकारी संघवाद। ठीक है, इसी को बोलते हैं यहाँ पे बॉटम अप, यानी नीचे से पूछ लिया आपने क्या चाहिए और उसको ऊपर से क्या करेंगे, अब पहुंचाएंगे, ऊपर से उसको लागू करेंगे। ठीक है, तो योजना आयोग करता था जो काम, योजना आयोग का तरीका जो था वो था टॉप टू बॉटम, टॉप पे फैसला, नीचे लागू कर दिया, चाहे सबको पसंद आए या ना आए। ठीक है, ये था। इसके बाद आता है श्वेत क्रांति, अमूल वाली वर्गीज कुरियन करते हैं, और कहाँ पे, आनंद नाम का जिला गुजरात में, और सहकारी दुग्ध उत्पादन, यानी मिलके किसान उत्पादन करेंगे। सहकारी मतलब साथ मिलके काम करना। कोऑपरेटिव डेयरी मॉडल यहाँ पे अपनाया गया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना। ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, ये पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद गठबंधन राजनीति, एनडीए जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी, या जनतांत्रिक गठबंधन कहते हैं इसको, और इसका नेतृत्व भाजपा बीजेपी करती है। इसकी शुरुआत कब हुई, शुरुआत पूछा जा सकता है, तो एनडीए की शुरुआत होती है 1998 में। और यूपीए, ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है, यानी कि संयुक्त प्रगतिशील संगठन या गठबंधन, इसका नेतृत्व कांग्रेस करती है और इसका गठन 2004 में हुआ है। तो यूपीए 2004 में और एनडीए 1998 में बनी है, ये गठबंधन बने हैं। महत्व क्या है, महत्व 1989 के बाद भारत में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ, जहां किसी एक दल को बहुमत ना मिलने के कारण कई सारे दल मिलकर के सरकार बनाते हैं, चलाते हैं, तो इसलिए गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद है CIS, मतलब कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, जो हम अभी पढ़ा के आए हैं, आपको पढ़ा दिया है मैंने। स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल ये है क्या चीज। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, तो सोवियत संघ से ऐसे 15 अलग अलग देश निकल के सामने आते हैं। उसमें रूस, बेलारूस जैसे देश क्या कहते हैं कि हम अलग से एक अपना संगठन बनाएंगे, मिलके रहेंगे। हाँ, सोवियत संघ जैसा तो नहीं होगा कि सब चीजें थोपेगा, बताएगा, लेकिन हाँ मिलके काम करेंगे, तो उसको बोला गया है स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। किससे स्वतंत्र, सोवियत संघ से स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल है वो। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ये कहलाएगा इसका इंग्लिश में ना। इसका स्थापना कब हुई, 8 दिसंबर 1991 को बेलवेजा समझौते के माध्यम से। मिन्स्क बेलारूस में मुख्यालय है, और स्थापना की पृष्ठभूमि में सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत गणराज्यों ने आपस में मिलकर के इसको बनाया था, और इसके संस्थापक सदस्य मिलकर बनाने वाले जो थे वो थे रूस, यूक्रेन और बेलारूस। इन लोगों ने मिलकर के सोवियत संघ का निर्माण किया था। इसके बाद आता है नाम, अब आता है उद्देश्य। सोवियत देशों के बीच में आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। CIS के उद्देश्य लिखे हैं, व्यापार, वित्त, सुरक्षा के मुद्दों पर साझा नीतियां जारी करना, मानव अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना। ये एक संप्रभु राष्ट्रों का ढीला संघ है, और ना कि सोवियत संघ की तरह एक एकीकृत देश। मतलब सोवियत संघ जितना मजबूत, एकीकृत था, कम ताकतवर था, उतना तो ताकतवर नहीं है, बस एक ढीला सा एक संघ है जहां मिलकर काम करने का वादा किया गया है। समय के साथ जॉर्जिया और यूक्रेन जैसे देशों ने रूस के साथ विवादों के कारण इससे दूरी बना ली। यूक्रेन तो आपको पता है युद्ध में है रूस के साथ, तो वो तो अब रहेगा नहीं इसमें, और जॉर्जिया भी इससे दूर चला गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अब हमारा ये जो डिस्कशन है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। हमने बहुत सारे अलग अलग संगठन, बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे तिथियां, ये सब डिस्कस कर लिया है। अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हो, बता सकते हो। और एक और बात, अगर आपको लगता है कि ये सफिशिएंट नहीं है, अगर कुछ और भी एड ऑन चाहिए, तो हम आपको वो भी प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन ये जो हमने बताई हैं चीजें, ये ऑलरेडी कहीं ना कोई ना कोई ईयर में आपके पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र विषय में पूछी गई बातें हैं, जो आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखनी ही है। ठीक है, आपको दिमाग में बैठा के रखनी है, ये आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो इनको याद कर लेना। ठीक है, याद कर ही लेना, थोड़ी सी हैं, ज्यादा नहीं रखी हैं। ज्यादा रख देंगे हम तो आपको वही है, दिमाग खराब हो जाएगा, पढ़ ही नहीं पाओगे, जो चीजें याद है वो भूल जाएंगी। तो अब वक्त उतना नहीं है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ो जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इस क्लास को अब यहाँ पे रोकते हैं, विराम देते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे यहाँ पे टॉपर्स की कॉपियों के बारे में, टॉपर्स कैसे लिखते हैं, कैसे समझाते हैं,
कैसी बातों को यहाँ पे बहुत अच्छी राइटिंग में अपनी जो है आंसर्स को लिखते हैं। तो आपको वहां से सीख लेनी है, सबक लेना है कि आप कैसे एग्जाम में लिख के आओगे। तो चलिए इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू आप सभी को एंड जय हिंद।